नीतीश कुमार के गढ़ पहुंचे हैं और वहां से उन्होंने एक तरह से बीजेपी को ललकारा है। और ये ललकार जो है वो नीतीश कुमार के लिए भी है, क्योंकि नीतीश कुमार का इस समय जो कमलीकरण हो चुका है, जिस तरीके से बीजेपी की सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की नीति में नीतीश कुमार भी रंग चुके हैं, उसको लेकर आज राहुल गांधी ने उन्होंने एक जो बड़ा हमला किया, और उस हमले में उन्होंने नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। उन्होंने सीधे सीधे ये नहीं कहा कि यहाँ की जो सरकार है वो क्या कर रही है, लेकिन आज जो राहुल गांधी का भाषण था, या जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज संविधान की बात करते हुए दलितों के, पिछड़ों के, ओबीसी के, ईबीसी के हक की बात की, और ये कहा कि जो 90% लोग जो हैं ये आप शेयर होल्डर हैं किस चीज के, दुख के, दर्द के। ये सारे दुख दर्द जो हैं वो आपके हिस्से में हैं, आपके हिस्से में ये सारी चीजें हैं, लेकिन जो बाकी 10% लोग हैं वो आराम से जो चैन की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में आपका कोई हिस्सा नहीं बन पा रहा है, जबकि संविधान ने आपको हक दिया है। और राहुल गांधी ने आज इसी हक की आवाज, उसी के ललकार जो है वो नीतीश कुमार के गढ़ से भरी, एक हुंकार भरी राहुल गांधी ने, और बता दिया कि बिहार जो है अब बदलाव के लिए तैयार है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी का ये 5वां दौरा था बिहार में। जनवरी से जो उन्होंने संविधान सम्मान सम्मेलनों की शुरुआत की, तो अलग अलग जगहों पर होते हुए आज राहुल गांधी पहुंचे नालंदा। इसके पहले राहुल गांधी दरभंगा आए थे पिछले महीने ही, जहां पर वो अंबेडकर छात्रावास के बच्चों से मिले थे, और उसके पहले वो पटना आए हैं। और ये अलग अलग जगहों पर राहुल गांधी जाते हैं, और बिहार में जिस तरीके से वो इस समय पूरे जातिगत समीकरण को तो साध ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो पूरे देश के जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उनको ये संदेश दे रहे हैं कि अब आपको अपने हक की लड़ाई के लिए उठना पड़ेगा। आज राहुल गांधी ने जाति जनगणना को लेकर भी बीजेपी पर बड़ा प्रहार किया, और ये बता दिया कि आप जिस तरीके से इस समय आपने घोषणा तो कर दी है, हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि मुझे भरोसा नहीं है कि ये मार्च 2027 में करेंगे, क्योंकि मोदी सरकार ने अभी 2-3 दिन पहले ही तारीख भी बता दी है कि हम मार्च 2027 तक बता देंगे कि जनगणना कैसे, मतलब कितनी आबादी है, और हम उसमें जातिगत जनगणना भी कराएंगे। ये फैसला है सरकार का, लेकिन राहुल गांधी को अभी इस पर यकीन नहीं है। और दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि अगर करवाती भी है सरकार, तो भी वो उस तरह की जनगणना नहीं रहेगी जिससे कि हक मिले। ये जनगणना जो रहेगी केवल दिखावा रहेगा, ये राहुल गांधी का कहना है। और राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि बंद कमरे में कुछ अफसर बैठकर प्रश्न तैयार कर लेंगे, सवाल तैयार कर लेंगे, और उसमें आप 90% लोग जो हैं इस समय, उनके सवाल वहां पर नहीं रहेंगे। जबकि तेलंगाना मॉडल का जिक्र किया राहुल गांधी ने कि तेलंगाना में किस तरह से पब्लिकली लोगों से जो सवाल पूछे गए, तो पता चला कि किस जाति के लोगों के हक में क्या आ रहा है, उनको क्या चाहिए लेकिन उनको क्या नहीं मिला, किस तरह से वंचित रखा जा रहा है देश की 90% आबादी को। इस बारे में राहुल गांधी ने आज फिर से खुलकर अपनी बात सामने रखी, संविधान को सबसे ऊपर रखा, और बताया कि ये जो संविधान है, ये जो कहते हैं कि ये आजादी के बाद बना हुआ संविधान है, तो ठीक है, शक्ल तो संविधान की तब आई, लेकिन जो इसमें सोच है वो हजारों सालों से चली आ रही सोच है, जो बुद्ध की सोच थी, जो महात्मा गांधी की सोच थी, और वही सोच जो है इस संविधान में नजर आ रही है। और उसमें उन्होंने चैलेंज भी किया बीजेपी को कि बताओ उनकी तरफ से किन की सोच ऐसी है। वहां सावरकर है, वहां गोडसे है, और उन लोगों की सोच ऐसी नहीं है। राहुल गांधी ने बिल्कुल ये कहा कि आप आज से 1000 साल बाद भी अगर कोई इसी तरह का भाषण देगा, तो उसमें गांधी का ही जिक्र करेगा, सावरकर का जिक्र नहीं करेगा। तो ये सारी बातें राहुल गांधी ने आज जो कही, ये इसको माना जा सकता है कि एक तरह से चुनाव के लिए उन्होंने एक बिगुल अपनी तरफ से फूंका है। और तैयारियां चुनाव की अलग चल रही हैं, लेकिन ये जो बिगुल फूंकने वाली बात है कि अब किस मुद्दे पर आर पार होगा बिहार में, ये स्टेज जो है आज राहुल गांधी ने सेट कर दिया है। क्योंकि आज ही नीतीश कुमार की तरफ से भी ये खबर आई है कि सवर्ण आयोग की जो बैठक अभी हुई, और उसमें ये फैसला लिया गया है कि हम गरीब सवर्णों को देखेंगे कि उनको क्या क्या मिल रहा है, और उनके उत्थान के लिए हम क्या करेंगे। ये नीतीश कुमार की तैयारी है। और राहुल गांधी यहाँ बात कर रहे हैं गरीब दलितों के, अल्पसंख्यकों की। तो ये जो फर्क है कि गरीबों में भी अब किसके हितैषी कौन बनने जा रहे हैं, ये सब अब बिहार के चुनाव में बिल्कुल अब खुलकर दिखने लगा है। तो किस तरह की सारी तैयारी है और कैसा माहौल बना हुआ है बिहार का। और इस बीच जो नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं दिल्ली, जी हाँ, आज नीतीश कुमार पहुंच गए दिल्ली। जब राहुल गांधी बिहार आए
तो नीतीश कुमार दिल्ली चले गए। उधर मोदी भी पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर, उनको वहां पर फीते काटने हैं, हरी झंडी दिखानी है, देश के विकास के कामों में अपनी मुहर लगानी है कि ये सब मेरे रहते हुआ। ये सब नीतीश मोदी कर रहे हैं। हालांकि मोदी पहलगाम या श्रीनगर में जो पीड़ितों के पास या पहलगाम में जाने की हिम्मत मोदी की अभी भी नहीं हुई है। तो खैर मोदी की अपनी पॉलिटिक्स अलग चल रही है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि जब मोदी आएंगे बिहार, तब वो किस तरह से राहुल गांधी के उठाए इन सवालों का जवाब देंगे या नहीं देंगे, या उनसे हमेशा की तरह कन्नी काट जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें जो बिहार में इस समय चल रही हैं, चुनाव से पहले जो उथल पुथल मची है, ऐसा लग रहा है कि बिहार बदलाव के लिए तैयार है। आज इसी विषय पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, ये सब जो राहुल गांधी का भाषण आपने भी सुना, लेकिन अभी हम अपने दर्शकों को एक तेजस्वी यादव का बयान भी सुना देते हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि नीतीश कुमार तो अब अपने मंत्रियों, एमएलए, विधायकों, इनको भी नहीं पहचानते, ऐसी हालत हो गई है नीतीश कुमार की। एक बार तेजस्वी यादव का बयान सुनते हैं, फिर आपसे चर्चा चाहती हूँ कि आखिर राहुल गांधी के इस भाषण को आप किस तरह से देखते हैं। आपने तो सारा चीज देखा ही है कि अपराधी जो है बेलगाम हो रखे हैं, लगातार घटनाओं का जो है अंजाम दिए जा रहे हैं, पुलिस लाचार नजर आ रही है और सरकार जो है पता नहीं कौन सा नशा करके सोई हुई है, अचेत अवस्था में है कि किसी को कोई लेना देना नहीं। दुष्कर्म होता है और अब बिहार चलाने के योग नहीं रह गए, सरकार चलाने के योग नहीं रह गए। मुख्यमंत्री को तो ये भी नहीं पता उनके एमपी एमएलए कौन है, ना चेहरे से पहचानते हैं ना नाम से पहचानते हैं। अपने कैबिनेट के मंत्रियों को नहीं पहचानते, उप मुख्यमंत्रियों का नाम नहीं बता सकते अगर पूछा जाए तो मुख्यमंत्री जी जिस उम्र में है, हम उस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन ये सवाल 13-14 करोड़ बिहार के लोगों का है और 13-14 करोड़ के बिहार जिनके हाथों में है वो असुरक्षित हाथों में है। रिटायर्ड मुख्यमंत्री, रिटायर्ड अधिकारी ही बिहार को चलाने का काम करते हैं। जो डीके गैंग के लोग हैं, केवल वही लोग जो है सरकार जो है चला रहे। प्रधानमंत्री आपका लेटर का जवाब है, आपके लेटर का जवाब है, आपने मुख्यमंत्री को आपने लेटर लिखा है, जवाब दिए मुख्यमंत्री। अरे हमको तो छोड़ो ना, हमको दे ना दे, जाके चिराग पासवान जिससे पूछे उनको दिएगी नहीं। एक सवाल और, सर आरक्षण को लेकर आपने लिखा है और आरक्षण अगर नहीं देता है तो आंदोलन होगा। आंदोलन शुरू से ही क्या है, हम लोगों ने शुरू से ही आरक्षण के पक्ष में है, मामला कोर्ट में है। हम लोगों ने पहले भी सड़क सदन में इस मुद्दे को लेकर के लड़ा है, आगे जरूरत पड़ी तो इस लड़ाई को लड़ा। अमलेंदु जी, यहाँ पर तेजस्वी यादव भी ये कह रहे हैं कि आरक्षण की बात और उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। आज राहुल गांधी ने भी यही कहा कि जो बीजेपी जनगणना करा रही है उसमें उसका कोई इरादा ये नहीं है कि वो पता लगाए और फिर आरक्षण की सीमा बढ़ाए। और उन्होंने एक जो बड़ा सवाल ये रखा कि आखिर ये 50% आरक्षण, इसको तय किसने किया? और ये जब 90% आबादी जो है वो दुख की शेयर होल्डर है, तो उसके लिए जो राहुल गांधी ने अब जो उपाय सुझाया है, क्या कहेंगे इन सब मुद्दों पर? देखिए समिता जी, एक तो जहां तक राहुल गांधी ने का ये सवाल था, ये 50% की सीमा किसने तय की, तो ये 50% की सीमा न्यायपालिका ने तय की, जिसमें दलितों वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं। और राहुल गांधी यही बात कह रहे हैं कि चाहे न्यायपालिका हो, चाहे सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे समाज का कोई भी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में ये इन वंचितों की भागीदारी होनी चाहिए और उनको उनका हक मिलना चाहिए। तो राहुल गांधी एक सवाल उठाने के साथ साथ उसका रूट कॉज भी बता दे रहे हैं कि इसकी असल में जड़ क्या है, कि अगर उस न्यायपालिका में दलित और पिछड़ों का प्रतिनिधित्व होता तो ये 50% वाला जो मामला है, ये मामला नहीं आया होता और 50% का बैरियर नहीं होता। इसको सरकार तोड़ सकती थी, तो सरकार क्यों नहीं तोड़ रही है, ये सवाल आ रहा है। अब बिहार में जो जातिगत सर्वे जो कराया था नीतीश कुमार की सरकार ने, समिता
समिता जी जिस समय की इंडिया गठबंधन की सरकार थी, वो जब दरअसल नीतीश कुमार की क्या इंडिया गठबंधन की सरकार थी, तो उसके बाद जो वहां सवाल उठे बिहार में खास तौर से उसको लेकर, तो ये बिहार के सवालों को लेकर लगातार पूछा जा रहा है कि भाई ये बताइए कि अब जो 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात थी, यहाँ बैरियर को तोड़ना आरक्षण का, उसमें क्या आगे प्रगति हुई और नीतीश सरकार उस पर क्यों आगे नहीं बढ़ पा रही है। और जैसा कि कल तेजस्वी ने भी हमला बोला था कि भाई ये तो जो है पालकी उनकी धोते हैं, तो अब ये चीजें साफ होने लगी कि नीतीश कुमार जो है वो पालकी आरएसएस और बीजेपी की ही ढो रहे हैं। तो इसलिए उस पालकी ढोने के मामले में निश्चित तौर पे समझा जा सकता है समिता जी कि नीतीश कुमार का सामाजिक न्याय से या आरक्षण से या जातिगत जनगणना से कुछ लेना देना नहीं है। उनका एकमात्र लक्ष्य जो है वो किसी तरीके से मुख्यमंत्री बने रहना और आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा बनना एनडीए के द्वारा, ये उनका एकमात्र लक्ष्य वो उसके पीछे ही लगे हुए हैं। तो नीतीश कुमार का लक्ष्य अपना है, लेकिन राहुल गांधी ने आज भी जैसे कहा कि मैं इसको कराकर रहूंगा, और उन्होंने कहा मतलब जो असली बात थी उन्होंने कही कि भाई इन्होंने घोषणा कर दी है कि मार्च 2027 में कराएंगे, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि मार्च 2027 में कराएंगे। तो इसलिए मैंने वायदा किया है, मैं संसद में इसको इसी संसद से करा कर दिखाऊंगा और इसी संसद से मुझको इसको पास कराना है। तो यानी शर्मिष्ठा जी कि अगर मोदी जी की सरकार जो है घोषणा कर देती है कि मार्च में वो जनगणना कराएगी, उसके साथ साथ जातिगत जनगणना भी कराएगी, लेकिन राहुल गांधी ये समझ रहे हैं कि ये सरकार वो कराने वाली नहीं है। अगर मार्च 27 का समय तय किया है, इसका मतलब समझता है कि 2029 का जो लोकसभा चुनाव है, अब 2029 तक सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी वो अलग मसला है, कहीं मध्यवर्ती चुनाव हो जाए नहीं हो जाए, लेकिन अगर 2029 तक चलती भी है सरकार, तो 2029 के लोकसभा चुनाव तक इस जातिगत जनगणना का रिजल्ट आने की किसी भी तरीके की कोई संभावना नहीं है। ये साफ तौर पर मानकर चला जा रहा। तो इसलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम इसी संसद से इसको पास कराकर दिखाएंगे, कराकर दिखाएंगे। जी बिल्कुल। और अमलेंदु जी, राहुल गांधी ने आज फिर जो संविधान की बात तो की, जाति जनगणना की बात भी की, और वो जो पूरे 90% लोगों के लिए जो वो बता रहे हैं कि किस तरह से आप लोगों को अभी तक वंचित रखा गया है, उसके बाद उन्होंने ये जो कहा जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे कि हम यहाँ करा कर रहेंगे, और उन्होंने इसके लिए वही उदाहरण दिया जो अभी उन्होंने मध्य प्रदेश में दिया था कि इन पर जरा सा दबाव बनाओ, इनका तो इतिहास ही यही है कि 2 मिनट में चिट्ठी लिख देते हैं और अब व्हाट्सएप का जमाना है तो वो भेज देते हैं। फिर से जो नरेंद्र सरेंडर वाली बात यहाँ पर उन्होंने की है, ये क्या राहुल गांधी की कोई सोची समझी रणनीति के तहत राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं नरेंद्र सरेंडर पर कितना बवाल खड़ा हुआ, कितना कुछ बोला गया राहुल गांधी को। और अभी गिरिराज सिंह का तो एक बयान यहाँ तक आया कि हमको राहुल गांधी का बिहार में विरोध होना चाहिए, उनको नहीं आने देना चाहिए था। ये व्यक्ति तो सेना का अपमान करता है, मतलब गिरिराज सिंह का बस चले तो आज राहुल गांधी को देश निकाला ही दे दें। लेकिन बिहार फिर भी आकर राहुल गांधी जिस तरीके से मोदी को भी वहां से चुनौती दे रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं इस चुनावी माहौल में? देखिए सुमित्रा जी, राहुल गांधी अकेले नीतीश कुमार या अकेले मोदी को चुनौती नहीं दे रहे हैं, बल्कि पूरे एनडीए को एक तरीके से देखा जाए तो वो चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये चुनौती बहुत महत्वपूर्ण समिता जी इसलिए है कि अभी तो यही तय नहीं है कि एनडीए जिस शक्ल में आज है इस शक्ल में रहेगा कि नहीं रहेगा। और जैसा कि आपने शुरू में बताया कि नीतीश कुमार जो है वो दिल्ली आ गए हैं, बिहार छोड़कर चले आए हैं, तो ये एनडीए के अंदर फूट की खबरें समिता जी लगातार आ रही हैं। तो अभी तो एक नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने आज एक तरीके से कहा जाए मुद्दों के आधार पर अपना मोर्चा खोल दिया है और ये स्पष्ट कर दिया है कि किन मुद्दों के आधार पर वो एनडीए को घेरेंगे, भले ही एनडीए आज जिस शक्ल में उस शक्ल में हो या इस शक्ल में ना हो। राहुल गांधी इन मुद्दों के आधार पर घेरेंगे। नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ रहते हैं तब भी घेरेंगे, बीजेपी से अलग हो जाते हैं नीतीश कुमार तब भी घेरेंगे, बीजेपी नीतीश के साथ रहती है तब भी राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन का अटैक होगा, और अलग हो जाती है तब भी उनका अटैक होगा। ये राहुल गांधी ने एक तरीके से कहा जाए समित्रा जी एकदम स्पष्ट कर दिया है कि मुद्दे उनके क्या हैं और उन मुद्दों के साथ साथ उनका लक्ष्य जो है वो क्या है और बिहार को किधर ले जाना है। जी बिल्कुल। और राहुल गांधी जब बिहार में आकर पूरी स्पष्टता के साथ अपनी बात रखते हैं, और इस समय हम देख रहे हैं अमलेंदु जी की पूरी बिहार में कांग्रेस में एक नई जान पड़ चुकी है। आज राहुल गांधी गए दशरथ मांझी के गांव, उनको स्मारक में गए, उनके घर गए, और वहां पर ये बताया जा रहा है कि जो उनके बेटे हैं भगीरथ मांझी, उन्होंने आज अपनी इच्छा प्रकट कर दी कि मुझे बोध गया से चुनाव लड़ना है। मतलब जो विधानसभा चुनाव होगा तो खबर यह है कि भागीरथ मांझी बोध चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब उस पर वो कांग्रेस तय करेगी कि टिकट देना नहीं देना, लेकिन राहुल गांधी का आज दशरथ मांझी के घर जाना,
आज ये जो नालंदा राजगीर, यहाँ इस जगह पर सम्मेलन करना संविधान का, और उसके बाद वो महिलाओं से मिलने वाले हैं। बताया जा रहा है कि जो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का अब दूसरा चरण शायद आज से शुरू हो जाएगा। ये सब जो तैयारी चल रही है, राहुल गांधी बोध गया भी जाने वाले हैं, जाहिर है जब वहां तक पहुंचे तो बोध गया भी जाएंगे और वो महाबोधि वृक्ष भी देखेंगे और मंदिर भी जाएंगे हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो बता रही हैं, क्या यहाँ पर बिहार में कांग्रेस ने अपनी एक मजबूत स्थिति तैयार कर ली है? और ये जो स्थिति है, मीडिया में इसको इस तरह से बताया जाता है कि इससे तेजस्वी यादव परेशान हो रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। असली परेशानी यहाँ पर किसको हो रही है? देखिए समिता जी, असल में असली परेशानी इससे बीजेपी को ही हो रही है, और बीजेपी के नेताओं के जिस तरीके के बयानात आ रहे हैं वो साफ तौर पर ये इशारा करते हैं कि बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। जी। दिलीप जायसवाल जो उनके प्रदेश के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो कल कितनी अशिष्ट भाषा में राहुल गांधी के लिए बात कर रहे थे, और आज कह रहे थे कि वो राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस को उनका डुबोने के लिए आए हैं और कांग्रेस को मोक्ष मिल जाएगा गया जी में। अब ये भूल नहीं गए, हमने अभी सुबह भी टिप्पणी की थी समिता जी कि राहुल गांधी 6 जून को जा रहे हैं, 6 और 6, और छठी का दूध पिलाना जो है वो कहावत है, और ये 6 तारीख जो है नीतीश कुमार की सरकार ने ही तय करा दी। अगर उनका मई का कार्यक्रम हो गया होता तो आज जून में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और इत्तेफाक से तारीख तय हो गई जून की। तो राहुल गांधी डुबोने कांग्रेस को नहीं जा रहे हैं, बीजेपी को और एनडीए को छठी का दूध याद दिलाने के लिए जा रहे हैं। ये बीजेपी की समझ में आ गया, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बीजेपी की समझ में आ गया। तभी दिलीप जायसवाल से लेकर और गिरिराज सिंह जाने क्या क्या बोल रहे हैं। और नीतीश कुमार को जैसे ही मालूम पड़ा कि राहुल आ रहे हैं तो कार्यक्रम उनका दिल्ली आने का नहीं था, लेकिन 2 चौधरी मंत्रियों के साथ, विजय चौधरी, अशोक चौधरी के साथ नीतीश कुमार पटना से उड़कर दिल्ली पहुंच गए हैं। अब कहा यह जा रहा है कि दिल्ली में बैठकर वो एनडीए पर और खासतौर से जेपी नड्डा और अमित शाह पर ये दबाव बनाएंगे कि आप अभी फैसला कीजिए कि जनता दल यू को कितनी सीटें मिलेंगी, इसकी घोषणा कीजिए, और नीतीश कुमार ही गठबंधन का चेहरा होंगे। और सिर्फ चेहरा नहीं होंगे, सरकार अगर बनेगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, इसकी साफ घोषणा करनी पड़ेगी, वरना नीतीश कुमार अपना रास्ता देखेंगे। नीतीश कुमार ये दबाव बनाने के लिए दिल्ली आए हैं, और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार इस बार कोई ना कोई फैसला कर ही यहाँ से लौटेंगे। जी बिल्कुल। और आपने दिलीप जायसवाल का जिक्र किया अमलेंदु जी, तो राहुल गांधी अमूमन जो उन पर हमले होते हैं तो उस पर कुछ वो पलटवार या जवाब देते नहीं है, लेकिन कल का जो दिलीप जायसवाल का जो था कि मैं भी 50 गाली दे सकता हूं, और जो सीधे उन्होंने गाली शब्द का इस्तेमाल किया, अब वहां पर इन लोगों पर असंसदीय शब्द का वो चलता है कि नहीं चलता वो हमें नहीं पता, लेकिन वो खुलकर इस तरह की बातें बोल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने फिर इसका जो जवाब दिया है, वो ट्वीट है हमारे पास, एक बार उसको देख लेते हैं कि राहुल गांधी ने क्या लिखा है, क्योंकि जनरली वो इस तरह से जवाब देते नहीं है, पर अभी राहुल गांधी भी वो एकदम ऐसा लग रहा है कि जवाब देने के लिए तैयार हो चुके हैं। क्या कुछ लिखा है राहुल गांधी ने, देखते हैं। मेरा ख्याल है वो उसमें वक्त है, हम ये आ गया। यहाँ पर राहुल गांधी ने लिखा है कि बिहार की स्थिति बेहद भयावह है। एक तरफ असंवेदनशीलता की हर सीमा को पार करते हुए बलात्कार पीड़िता की मौत से टूटे परिजनों को बिहार सरकार के मंत्री धक्का मारते हैं, बेटे की कसम दिलाकर न्याय मांगने वालों का अपमान करते हैं। दूसरी तरफ एक भाजपा नेता मुझे अपमानित करने की कोशिश में बिहार की माताओं, बहनों, गुरुओं को अभद्र भाषा से निशाना बना रहे हैं। सत्ता की भूख से इनकी संवेदनाएं छीन ली हैं, कुर्सियों की चमक ने इनकी आंख बंद कर दी है। क्या ऐसे लोग महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, शिक्षकों को सम्मान देंगे? फिर से कहूंगा, नीतीश सरकार अब न्याय नहीं, सिर्फ सत्ता की राजनीति का प्रतीक बन चुकी है। तो अमलेंदु जी, ये जो भाषा राहुल गांधी, ठीक है, बहुत वो जब मतलब जो तंज कसते हैं तो बहुत चुटीले तंज होते हैं, नरेंद्र सरेंडर उसका उदाहरण है, लेकिन यहाँ जो उन्होंने कहा कि मुझे अपमानित करने के चक्कर में आप महिलाओं, बहनों, माताओं और शिक्षकों को आप अपमानित कर रहे हैं, गुरुओं का आप अपमान कर रहे हैं, तो ये जो बात है राहुल गांधी ने यहाँ फिर बता दिया। जैसे उन पर आप FIR दर्ज करा लो, उसका वो मेडल बता देते हैं, आप उनका कितना अपमान कर ले। राहुल गांधी ने बोला भारत जोड़ो यात्रा के समय, अगर आपको याद होगा, कि कौन राहुल गांधी, मैं मतलब उस चीज से ऊपर उठ चुका हूँ। वो इस मतलब एक वो अलग ही उसमें पहुंच गए जहां उनको इस तरह के अपमानों से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी बीजेपी उनका अपमान करने की कोशिश करती है। और ऐसे में क्या बीजेपी ने अपने जो असली संस्कार हैं वो यहाँ पर दिखा दिए हैं?
देखिए समिता जी, एक तो जो कहा जाए कि बीजेपी के असली संस्कार हैं, ये तो जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से ही ये आना सामने शुरू हो गए कि उनके असली संस्कार बीजेपी के क्या हैं, उसका प्रकटीकरण शुरू हो गया। और ये अच्छी बात है कि जो अभी तक एक तरीके से कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जो थे वो आवरण ओढ़े रहते थे बड़े सभ्य और सुसंस्कृत होने का, और बड़ी क्लिष्ट हिंदी बोलकर ये बताने का कि बहुत सभ्य और संस्कारवान है। अब क्लिष्ट हिंदी बोलकर समिता जी, सभ्यता का निशाना तो नहीं है क्लिष्ट हिंदी बोलना। गालियां भी क्लिष्ट हिंदी में बोली जा सकती हैं। तो वो जो बोलने की कोशिश करते थे कि बहुत कठिन हिंदी में बात करते हैं भैया जी बहन जी वाली, तो वो भैया जी बहन जी वाली उनकी भाषा होती है, उसका उन्होंने चोगा उतार फेंका नरेंद्र मोदी के आने के बाद। तो ये एक अच्छी बात भी है कि अब जिस रूप में है बीजेपी और आरएसएस, वो उसी रूप में सामने आते हैं, गालियों का अच्छे से प्रयोग करते हैं, जो उनको संस्कार दिए जाते हैं उनकी शाखाओं में, वहां से वो उसको लेकर आते हैं और उसका सार्वजनिक प्रकटीकरण करते हैं। आप देखिए टीवी डिबेट्स में किस तरीके से माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं बीजेपी के प्रवक्ताओं द्वारा। जी तो ये सारी चीजें अब खुलेआम हो रही हैं। लेकिन राहुल गांधी ने ये जो चोट किया है, अब समिता जी इसको यहाँ ये भी देखना होगा कि नरेंद्र मोदी के विषय में कुछ कह दिया है तो नरेंद्र मोदी उसको किस तरीके से चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करते रहे अब तक, कि मुझको 2.5 किलो गालियां रोज दी जाती हैं, मुझे अब तक 92 गालियां दी गई। इस तरह की बातें नरेंद्र मोदी करते थे। लेकिन राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि मुझको गालियां दी जा रही हैं, कि मुझको 2.5 किलो गालियां दी गई, कि मुझको 90 गालियां दी गई। उन्होंने कहा कि मेरा अपमान करने के लिए चक्कर में, मतलब माताओं बहनों को बिहार की जो गालियां दे रहे हैं, उन्होंने इसको जोड़ दिया सीधे सीधे बिहार की अस्मिता से। अपनी अस्मिता से नहीं जोड़ा। नरेंद्र मोदी उसको जोड़ते हैं अपनी व्यक्तिगत अस्मिता से, कि मेरी माँ को गालियां दी गई। नरेंद्र मोदी किसी की माँ को गालियां देते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की माँ का अगर नाम ले लिया तो मेरी माँ को गालियां दी गई, तुरंत रोने लगते हैं। लेकिन राहुल गांधी रोए नहीं। राहुल गांधी ने क्या कहा कि मुझे गाली देने के चक्कर में बिहार की माताओं बहनों को ये गालियां दे रहे हैं। तो यानी उन्होंने बिहार की महिलाओं की अस्मिता से इस चीज को जोड़ दिया। अब बीजेपी के ऊपर यह है कि वो किस तरीके से अपने मतलब जो राहुल गांधी ने बाउंसर मारा है पलट कर, इसको किस तरीके से खेलती है, ये बीजेपी के ऊपर है। लेकिन राहुल गांधी ने वो गालियां जो भेजी गई थी बीजेपी की तरफ से, उनको झाड़ के वापस जो है वो बीजेपी की तरफ भेज दिया। जी बिल्कुल। और राहुल गांधी पर ये जो हमले हो रहे हैं अमलेंदु जी, क्या ये भी इस बात को दिखा रहे हैं कि बिहार में अब कांग्रेस का जो एक स्थिति है उसकी जो मजबूत होते जा रही है, और इसमें अब बीजेपी को डर लग रहा है। और नीतीश कुमार भी अभी जो दिल्ली आए हैं, मतलब वो बताया जा रहा है कि देवेश चंद्र ठाकुर जो जेडीयू के सांसद हैं, उनके सरकारी गृह के गृह प्रवेश में आ रहे हैं। पर गृह प्रवेश जैसी चीजें पहले से तय होती हैं, सब कुछ पहले से कार्यक्रम तय होता है, और अगर आना होता नीतीश कुमार को तो वो पहले से तय होती बात। यहाँ पर ये जो बहानेबाजी है वो तो दिख ही रही है। कल जब नीतीश कुमार थे दरभंगा के एक कार्यक्रम में, तो वहां पर बताया जा रहा है कि कुर्सियां जो थी वो खाली थी, और नीतीश कुमार को ज्यादा खाली कुर्सियां न दिखे इसलिए जो है कुर्सियों को पाइल अप कर दिया गया, एक के ऊपर एक चढ़ा दिए गए। और उस पर जो है जो प्रशासन का ये कहना है कि मतलब महीने भर से तो हम तैयारी कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो है भीड़ नहीं जुटी। और एक तरफ अभी बकरीद है, लेकिन फिर भी जो ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी का बकरीद के समय पे आप क्यों कार्यक्रम कर रहे हैं, जबकि मुसलमान जो है वहां कितने आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। लेकिन आज की जो सभा हमने देखी, जो राहुल गांधी का जिस तरह से स्वागत हो रहा है, दरभंगा का जिक्र हमने पहले किया, दरभंगा में भी जब राहुल गांधी पहुंचे थे तो जो भीड़ उमड़ी थी, और पटना में फिल्म देखने के लिए चाहे एयरपोर्ट पर, राहुल गांधी जहां जा रहे हैं वहां भीड़ जुट रही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद कुर्सियां खाली हैं। क्या ये पूरा दृश्य जो है बदलाव का संकेत दे रहा है? देखिए समिता जी, असल में भीड़ जो है वो चुनाव का पैमाना तो नहीं होती है, लेकिन बदलाव का पैमाना जरूर होती है। और तो इसलिए भीड़ अगर राहुल गांधी के लिए जुट रही है और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के रोड शो से गायब हो रही है, तो ये साफ तौर पर समझ आता है कि बिहार अब बदलाव मांग रहा है। बिहार में बहार नहीं है, अब बहार जो है बदलाव की बहार है। तो ये साफ तौर पर समझा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी को जिस तरीके से लोग सुनने के लिए जुट रहे हैं, राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, राहुल गांधी को उन मुद्दों पर जनता का समर्थन मिल रहा है। बिहार में जो भी दलित और पिछड़े और वंचित जातियां हैं, जो भी सताया हुआ, उसको लगता है कि एक उम्मीद की किरण राहुल गांधी के रूप में उनके सामने है। तो राहुल गांधी वहां विपक्ष की राजनीति, खासतौर से इंडिया गठबंधन की जो राजनीति है, उसको बहुत तगड़ी धार देते हुए नजर आ रहे हैं।
और जो समाज का दलित पिछड़ा वंचित तबका है उसमें राहुल गांधी की मकबूलियत जो है वो उनकी कार्य प्रसिद्धि जो है उनकी स्वीकार्यता वो बढ़ती चली जा रही है। और ये नीतीश कुमार के चेतने का समय है। लेकिन नीतीश कुमार अब आखिरी समय में क्या चेतेंगे समिता जी, क्योंकि अगर आपने 20 साल तक कुछ काम नहीं किया और उसके नतीजे अब सामने आ रहे हैं तो लोग सवाल तो पूछेंगे, तो नीतीश कुमार से सवाल पूछे जा रहे हैं। और जो बची खुची कसर थी समिता जी, वो बीजेपी के ज्यादा मंत्री बनाकर नीतीश कुमार ने पूरी कर दी। अब पूरे बिहार में ये संदेश है कि नीतीश कुमार तो नाम के मुख्यमंत्री हैं, सरकार बीजेपी की चला रही है। और बीजेपी की सरकार वैसे ही चलती है जैसी और बीजेपी की सरकारें चल रही हैं, बातें कुछ करते हैं और कानून व्यवस्था के मामले में इनकी डबल और ट्रिपल इंजन की सरकारें बुरी तरीके से नाकारा साबित होती हैं। तो बिहार की सरकार भी नाकारा साबित हो रही है। अभी तक राहुल गांधी जो हमला करते थे समित्रा जी, वो एनडीए की सरकार कहते थे या बीजेपी सरकार कहते थे, नीतीश कुमार को बख्श देते थे, कांग्रेस भी बख्श देती थी। लेकिन अब कल जो उन्होंने हमला बोला है राहुल गांधी ने, वो सीधे सीधे नीतीश सरकार कह के हमला बोला है। यानी अब निशाने पर सीधे सीधे नीतीश जी भी हैं। तो नीतीश जी अब अगर किसी आड़ में बचना चाहेंगे, छिपना चाहेंगे, तो वो छिप नहीं पाएंगे। तो यही समित्रा जी कहा जाए, जो बदलाव की बयार बह रही है बिहार में, ये नीतीश कुमार को, एनडीए को परेशान करने वाली है, बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को भी परेशान करने वाली है। जी बिल्कुल। और नरेंद्र मोदी पहुंचे पटना तो वो खुली गाड़ी में रोड शो नहीं कर पाए। और अभी हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है उनकी सभा में कुर्सियां खाली हैं, लेकिन राहुल गांधी जहां जाते हैं, तेजस्वी यादव जहां जाते हैं, वहां पर अपने आप लोग जुट जाते हैं, अपने आप भीड़ आ जाती है। और अब बाकी देश का मीडिया राहुल गांधी के कार्यक्रमों को दिखाए ना दिखाए, लेकिन बिहार में राहुल गांधी कहाँ क्या कर रहे हैं उसकी मिनट मिनट की रिपोर्ट भी जो है वो बिहार के चैनलों ने करना शुरू कर दिया है। यानी उनको पता है कि अब हम इनका अगर कवरेज नहीं दिखाएंगे तो यहाँ हमारा जो हमारी टीआरपी यहाँ पर घट जाएगी। ये बिहार के चैनलों को भी शायद पता लग गया है। तो पूरा माहौल जो है मीडिया से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर अब शायद विधानसभा तक भी सब कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज राहुल गांधी ने जिस तरह नीतीश कुमार के गढ़ में जाकर हुंकार भरी है, हालांकि बुद्ध की धरती है और वहां से वो शांति और अमन चैन और प्रेम और करुणा का ही संदेश राहुल गांधी है, लेकिन वहां से जाकर भी उन्होंने जो बीजेपी को आज सुना दिया है सब कुछ कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम बदलाव करेंगे। ये बदलाव की जो आज बात राहुल गांधी ने कर दी है, उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि बिहार भी इस बदलाव के लिए तैयार हो रहा है। तो अभी अमलेंदु जी इस कार्यक्रम को यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े। और आपको मैं बता दूं कि अब से खरी खरी हर रोज 3 बजे से ही आएगा, सोमवार से लेकर शनिवार तक। आप हमारे साथ जुड़िए और जरूर इस कार्यक्रम को देखिए। डीबी लाइव के बाकी कार्यक्रमों को भी आप देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।